हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक इशू बहुत ज्यादा क्योंकि सोसाइटी से जुड़ा हुआ इशू है, हमारे और आपके अस्तित्व से जुड़ा हुआ इशू है, इसलिए ये जो इशू है बहुत ज्यादा तूल पकड़ रहा है। और विषय क्या है? विषय है जुडिशरी का करप्शन होना। और जुडिशरी का सिर्फ करप्शन होना नहीं, बल्कि जुडिशरी जिनके ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच को सुरक्षित करने की और संविधान की व्याख्या करने की जो अंतिम जिम्मेवारी है, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। लेकिन ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इसको कर्टेल करता हुआ दिखा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आप जानते होंगे पूरा पूरा केस क्या है। केस है 8वीं की क्लास के अंदर करप्शन को लेकर के एक चैप्टर था। आगे मैं आपको इस विस्तार से बताऊंगा। 8वीं क्लास के अंदर आपको एक चैप्टर था जिसमें था कि करप्शन इन जुडिशरी। इस चैप्टर को जैसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है ये मामला है, तुरंत इसको क्या ले लेता है? सो मोटो ले लेता है। और स्व मोटो लेकर के कहता है कि देखिए, ये जो 8वां यानी कि 8वीं क्लास के अंदर ये चैप्टर है, इसको हटा दीजिए। कारण क्या है? कारण मैं आपको बताने वाला हूं। उन्होंने कहा कि देखिए, इससे जो बच्चे हैं उनका जो है जुडिशरी को लेकर के परसेप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। अगर परसेप्शन गलत हो जाता है एक बार बच्चे का, तो उस तरीका का जो सुप्रीम कोर्ट को लेकर के गंभीरता खत्म हो जाएगी, जो कि देश के लिए सही नहीं है। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है ये तो सही है। ये बात सही है कि अगर आप बचपन से ऐसा सुनेंगे कि जुडिशरी के अंदर इतना करप्शन है, तो आपका जो है ना वो क्या है कि अभी तक मानते थे कि यार जुडिशरी बचा रही है, जुडिशरी सब कर रही है। लेकिन अगर जुडिशरी के अंदर ये है, बच्चा शुरू से पढ़ेगा तो उसका परसेप्शन यानी कि रेस्पेक्ट तो नहीं करेगा कम से कम जुडिशरी की। लेकिन यहां तक तो बात सही है। बात दूसरी ये आती है कि वास्तव में जुडिशरी के अंदर करप्शन नहीं है। देखो, एक तो यह है कि आप स्वीकार ही नहीं करें, एक यह है कि भाई झूठा आरोप लगा रहा हो। लेकिन यहां झूठे आरोप तो है नहीं यहां पर, क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ऐसे बहुत सारे पुराने जो जज रहे हैं, ऐसे वकील रहे हैं, जो सिर्फ इसी इंस्टीट्यूशन से आते हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा भ्रष्ट अगर कोई संस्था है तो वो हमारी जुडिशरी है। अब देखिए, ये तो बात हो गई यहां तक। लेकिन अगर हम जो है समस्या को शुरुआत ही ना करें, यानी कि अगर हम किसी बीमारी का डायग्नोज ही ना कराएं, तो इलाज कैसे शुरू करेंगे? आप समझते होंगे कि जब डायग्नोज ही नहीं कराओगे तो इलाज शुरू नहीं होगा। और यही स्थिति जो है अब न्यायपालिका की होती हुई दिखाई पड़ रही है कि न्यायपालिका इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि नहीं, जुडिशरी के अंदर करप्शन है। अब इसी कारण से यह हटा दिया गया। अब देखिए, आपने देखा होगा कि इसको लेकर के ना तो सोशल मीडिया के अंदर और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा शोर शराबा दिखने के लिए नहीं मिला। आपने सोचा होगा ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, आप जानते होंगे कि भारत का जो संविधान है उसके आर्टिकल 142 सब क्लाउज 2 और आर्टिकल 129 और एक और आता है भारतीय संविधान का, एक तो ये हो गया, एक आता है न्यायालय की अवमानना 1971। इन 3 कानूनों के द्वारा कहिए या इन 3 ऐसी धाराओं के कारण ही ना तो सोशल मीडिया और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया बोलती है, क्योंकि ये 3 धारा सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदान करती हैं कि वो अवमानना का नोटिस जारी कर सकते हैं। और अवमानना भी सिविल नहीं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वो कर सकते हैं, जिसके अंदर 6 महीना तक की जेल और 2000 रुपए तक का जो जुर्माना है वो सुप्रीम कोर्ट आसानी से आपको दे सकता है। इसीलिए कोई भी संस्थान इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। बात यह है कि अगर आज इस पर नहीं बोले तो ये कल बहुत बड़ा हो जाएगा। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहता है कि भाई ठीक है, करप्शन नहीं है, लेकिन ये करप्शन तो दिखेगा, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये तो इनके इंस्टीट्यूशन के लोग ही ऐसा कह रहे हैं। देखिए क्या है सिस्टम की जो विफलता है और पेंडेंसी। लगभग आप देखोगे कि तो 5.4 करोड़ से ज्यादा जो मामले हैं ये सारी अदालतों के अंदर जो है वो लंबित हैं। दूसरा है जजों की भारी कमी। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 20 जज हैं, जो उपसाहस और जो अफ्रीका, यानी कि आप सोचिए कि अफ्रीका के बराबर भी नहीं है। अफ्रीका में भी अगर देखा जाए तो ज्यादा जज जो है 10 लाख लोगों के ऊपर हैं। उसके बाद है बैकलॉग जो है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुका है। और ऐसा बताया जाता है कि अगर एनालिसिस किया जाए और सारे मामलों को निपटाने का एक प्रण भी लिया जाए, तेजी से काम किया जाए, अगर आज से स्टार्ट किया जाए तो लगभग 323 ईयर्स जो है इनके निपटान में लग जाएगा। आप सोचिए कि 300 साल इन्हें निपटाने में लग जाएंगे अगर इसी तरीका से हम चलते हैं तो। आप सोचिए, नियुक्तियों में जो है आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इनके अंदर
एक तरीका से ऐसा नहीं है कि कोई पारदर्शी जो प्रक्रिया हो जजों को जो है नियुक्त करने की, यानी कि एक तरीका से नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद जो है वो खुल करके आपको दिखाई पड़ेगा। आंकड़े देखिए, हाई कोर्ट के लगभग 50% और सुप्रीम कोर्ट के लगभग 33% जो जज हैं वो वरिष्ठ न्याय सदस्यों के रिश्तेदार हैं, यानी कि या तो उनके दादा या उनके मामा या उनके जीजा या उनके बड़े भाई, यानी कि उनका कोई ना कोई परिवार से जो है वहां पर रहा है। तो सोचिए कि लगभग 50% हाई कोर्ट में और 33% सुप्रीम कोर्ट में, तो नीचे की जो न्यायालय होंगे उनकी हालत क्या होगी ये आप अंदाजा लगा लीजिए। आइए थोड़ा सा अगर हम और भी तुलना करते हैं इसके, तो भारत में देखोगे कि तो 20 जज आपको मिलेंगे, वहीं आप अमेरिका में देखोगे तो लगभग 150 जज जो है वो उतने ही लोगों पर मिलने वाले हैं, लगभग 10 लाख। देखिए भारत के अंदर लगभग 5.5 करोड़ लोग जो है मामले जो हैं वो लंबित हैं। दक्षिण कोरिया की जनसंख्या को आप मिला लोगे तो उससे भी ज्यादा है, यानी कि टोटल जनसंख्या भी मिला लोगे उससे ज्यादा मामले जो है लंबित हैं। 76% ऐसे कैदी हैं जो विचाराधीन हैं। इसका मतलब है कि वो खामोखा की जेल काट रहे हैं जब तक कि उनको सजा सुनाई नहीं जाती। तो 76% जो कैदी हैं उनकी लाइफ वैसे ही जो है डिस्ट्रॉय हो रही है। जेलों में बंद है कुल कैदियों का जो हिस्सा है उसका 76% तो यही है कि अभी तो उनको किसी तरीका की सजा जो है वो मुकर्रर ही नहीं हुई है, या कहिए कि उनका जो केस है अभी तो वो चला ही नहीं है। अब देखिए भ्रष्टाचार और जवाबदेही की बात यह आती है कि लगभग 45% भारतीयों का यह मानना है कि न्यायालय जो है भ्रष्ट है, यानी कि बहुत सारे ऐसे सर्वे हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो भी यही कहती है कि जनता यह मानती है कि लगभग कितनी 45%, जितना भी उन्होंने एक शेयर लिया होगा वो ये मानते हैं कि 45% लोग जो मानते हैं कि न्यायालय जो है भ्रष्ट है। 20% जज भ्रष्ट है, ऐसा कहना है जस्टिस HP भरूचा का, यानी कि ये बहुत बड़े जस्टिस रहे हैं। आप जानते हैं कि जस्टिस SP भरूचा जो है उन्होंने ये पूर्व न्यायाधीश सहित कई जजों ने सार्वजनिक रूप से, इन्होंने ही नहीं कई सारे जज हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकारा है कि जो न्यायालय है उनके अंदर भ्रष्टाचार है। अब देखिए 1631 भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं वो 2017 से 2021 के बीच जो है जजों के खिलाफ शिकायतें की पुष्टि हुई है, लेकिन सुनवाई किसकी हुई है, निपटान कितने का हुआ है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। आप सोचिए कि इस तरीका का जो है एक तरीका से कह सकते हैं कि अंकल जज सिंड्रोम जो है वो भारत के अंदर पल चुका है, यानी कि परिवार ही परिवार को। और दूसरा क्या है, आप जानते हैं कि किस तरीका से भारत में एक अलग तरीका की जो व्यवस्था है, जज ही जजों को नियुक्त करते हैं, और ये जो व्यवस्था है ये एक तरीका से बहुत ज्यादा ओपैक है, यानी कि इतना ज्यादा धुंधलापन है कि इसके अंदर कोई ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं। कौन किसको नियुक्त, जज ही जज को नियुक्त कर रहे हैं। पूरी दुनिया में इस तरीका की जो व्यवस्था आपको देखने के लिए नहीं मिलती। देखिए आगे बढ़े उससे पहले दो प्रश्न है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, आपकी नॉलेज एनहांसमेंट के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, या फिर आपकी नॉलेज को जो है टेस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका में भाई भतीजावाद की जड़ें कितनी गहरी हैं? अब तक केवल कितने परिवारों ने सुप्रीम कोर्ट में जज भेजे हैं? 100 परिवार, 250 परिवार, 500 परिवार या 75 परिवार? सोचिए कि मात्र ये गिने चुने परिवार हैं जिनके द्वारा आज तक जज ही भेजे गए हैं, यानी कि क्या भारत के अंदर और टैलेंट पैदा नहीं होता? सोचिए क्या जजों के घर ही ये टैलेंट पैदा हो सकता है? एक विचाराधीन मामला है और वास्तव में एक लॉजिकल इंसान होने के नाते जरूर मन में आएगा। आगे देखेंगे, किस पूर्व, सेकंड क्वेश्चन है, किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश एक्स CJI ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि भारत में 20% से ज्यादा जो जज हैं वो भ्रष्ट हैं? उनका नाम बताना है। पहला है जस्टिस रंजन गोगोई, दूसरा है जस्टिस SP भरूचा, तीसरा है जस्टिस मार्कंडे काटजू, और चौथा है जस्टिस VR कृष्ण अय्यर। तो आपको बताना है किसने ऐसा कहा था कि 20% जो जज हैं वो भ्रष्ट हैं, ऐसा बोला था। आइए देखते हैं थोड़ा सा, मैंने ये तो आपको बता दिया, लगभग 5.4 करोड़ लोग, लगभग 54 मिलियन से ज्यादा जो है मामले पेंडिंग में है। या दक्षिण कोरिया या केन्या की पूरी आबादी भी मिला ली जाए तो उससे भी ज्यादा बैठते हैं। वर्तमान गति से अगर हम चलते हैं तो बताया लगभग 323 साल जो है इनके निपटान में लग जाएंगे। 1,82,000 मामले ऐसे हैं जो 30 साल से जो भी पुराने हैं। आप सोचिए कि 30 साल से पुराने, इनके जो वादी प्रतिवादी अभी जिंदे होंगे या नहीं होंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए 2.5 लाख से अधिक मामले रेप और बाल अपराध यानी कि पॉस्को से संबंधित हैं, ऐसे 2.5 लाख मामले। सोचिए आप मुझको, तो बड़ी जो है बहुत बड़ी स्थिति है। भारत में जैसे मैंने बताया कि 10 लाख पर लगभग 20 हैं, वहीं आप देखोगे अमेरिका के अंदर ये संख्या है 150 जज। क्लियर है? तो ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई जजों की संख्या कम है, और ये उप सहारा या फिर गरीब जो मुल्क हैं उनसे भी जो है कम है, उनकी भी जो है 1 मिलियन पर जो जज हैं उनकी संख्या ज्यादा है। हाई कोर्ट के लगभग 32% जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, इन पर सरकारें नहीं सोचती। संपूर्ण न्यायपालिका में 21% ऐसे पद हैं
हैं जो रिक्त पड़े हुए हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और या फिर नीचे के जो न्यायालय हैं उनमें देखा जाए 76% कैदी जो है अंडर ट्रायल हैं। इसका मतलब है कि वो बेफजूल की ही सजा काट रहे हैं और उनकी जो सजा कब आएगी, कब मुकर्रर होगी, फिर उनको जेल होगी, तो सोचिए उनकी जिंदगी तो इसी में निकल जाएगी। आगे देखिए, भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है उसको आप कह सकते हैं अंकल जज सिंड्रोम। इसका मतलब है कि जिसके जो दादा, चाचा, ताऊ अगर कोई जज है तो वो तो जज बन जाएगा, कुछ इस तरीका का जो सिस्टम है वो चलता है। और ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसके अंदर सीधा सीधा आपको इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है साफ झलकता है और मुझे लगता है कि इसको बदलना ही होगा, क्योंकि एक सेफ्टी वॉल्व अगर आपने क्रिएट नहीं किया तो भारत में आने वाले समय में जुडिशरी के प्रति एक जो गुस्सा पनप रहा है वो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रूप ले सकता है और हमारे माननीय न्यायालयों को जो है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 50% जज वरिष्ठ न्याय सदस्यों के जो रिश्तेदार हैं। आप सोचिए कि ये जो नेपोटिज्म है ना, ये जब नेपाल के अंदर था तो सोचिए वहां पे क्या हुआ। यानी कि आज का जो समय है, आज जेन जी है, आने वाले समय में और बदलेगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो है वो राजा रानी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये जो व्यवस्था है ना इसको बदलना होगा। अगर नहीं बदलते हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की साख के लिए भी सही नहीं है। ठीक है, चैप्टर आप हटवा सकते हैं, लेकिन ये कहां से करोगे? बदलाव तो करने पड़ेंगे। चैप्टर हटने से परसेप्शन नहीं बदल जाएगा, परसेप्शन तो बड़ा होगा, वो फिर देख लेगा कि भी क्या चल रहा है ये। देखिए सुप्रीम कोर्ट 33% जज ही इस श्रेणी में आते हैं। सोचिए सुप्रीम कोर्ट में 33% जज जो हैं वो उनके किसी ना किसी रिश्तेदार से ही आते हैं। एक समय पर एक हाई कोर्ट के 34% जज जो है उनके रिश्तेदार या अंकल, वकील, ये सब कुछ ना कुछ रहे हैं, उन्हीं से आते हैं। सोचिए भारत के अंदर कुल मात्र 250 ऐसे परिवार हैं जहां से आज तक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो आए हैं। जितने भी जज हुए हैं वो देश के 250 परिवारों में पैदा हुए हैं। क्या और परिवार क्या जक मरा रहे हैं? क्या यहाँ पे सोचिए इस बात को कि भाई और परिवार क्या करेंगे। इससे आप सोचिए कि जिनके ऊपर पारदर्शिता की जिम्मेवारी है, जिनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की जिम्मेवारी है, वही इस तरीका की संस्था अगर बन के बैठ जाएगी तो देश के डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का तो एक स्तंभ ये भी है ना भाई, डेमोक्रेसी किससे बनती है? इंस्टीट्यूशन से। और भारत के इंस्टीट्यूशन कौन से हैं भाई? 3 स्तंभ में जुडिशरी आ गया और उसी के अंदर आप देखेंगे कि जो लोकसभा, न्यायपालिका और विधायिका और कार्यपालिका, यानी कि 3 जो है ये डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। अगर एक पिलर जो है अगर वो इस तरीका से खराब हो जाता है तो फिर कैसे चलेगा? वो तो पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो देखिए ये समस्या है। इस समस्या का इलाज क्या है, क्यों होगा इसका? देखिए केवल 12% जजों ने सार्वजनिक रूप से अपनी संपत्ति की घोषणा की है, मात्र 12%। यानी कि जो बचे हुए 88% है उन्होंने क्यों नहीं की? भाई अगर आप अपनी सार्वजनिक संपत्ति की घोषणा करते हैं तो उससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन नहीं की है। उसके बाद देखिए न्यायिक भ्रष्टाचार की जांच कोई बाहरी एजेंसी यानी कि सीबीआई या पुलिस नहीं बल्कि खुद न्यायालय ही कर रहा है। इसका मतलब है खुद ही जज हैं, खुद ही चोर हैं, खुद ही वकील हैं, सब खुद हैं। तो यहां पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका मामला बनता है, जो सही नहीं है। कोई एफआईआर नहीं, कोई फॉरेंसिक जांच नहीं, खुद चल रहा है अपने एक संस्था के अंदर ही। सजा के नाम पर केवल क्या होता है, ट्रांसफर कर देते हैं। आपने देखा होगा कि एक जज साहब के यहां से जले हुए बोरी भर के नोट मिले थे और उनका क्या हुआ था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनका ट्रांसफर कर दिया था। तो ये जो है सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जैसे मैंने आपको बताया 1993 में जस्टिस वीआर रामास्वामी जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज, सरकारी धन का दुरुपयोग, फर्नीचर और यात्रा और महाभियोग जो है उन पर लगाया गया था। इंपीचमेंट के प्रस्ताव को लेकर लोकसभा में जो है उसको प्रस्ताव दिया गया, लेकिन आप जानते हैं कि जो इंपीचमेंट की प्रोसेस है वो इतनी ज्यादा जटिल है कि ये हो ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल जो है क्लास इस तरीके से बटी हुई होती है कि ये हो ही नहीं पाएगा कभी भी। 2003 में जस्टिस सामित मुखर्जी दिल्ली हाई कोर्ट यानी कि डीडीए घोटाले में रिश्वत लेना और सीबीआई द्वारा उनको गिरफ्तार किया जाना, लेकिन क्या होता है? कुछ नहीं होता। जस्टिस सौमित्रा सेन, ये कलकत्ता हाई कोर्ट में 32 लाख रुपए का गबन किया और महाभियोग से ठीक पहले ही इस्तीफा दे दिया। हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। आप सोचिए इस बात का, जब जैसे 2011 में मैंने आपको बताया 2011 में ही जस्टिस पीडी दिवाकरन यानी कि ये सिक्किम हाई कोर्ट के जज थे, भ्रष्टाचार, जमीन कब्जाना और आय से अधिक संपत्ति के मामले में 16 आरोप इन पर लगाए गए। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2014-2016 केस ऑफ जस्टिस यानी कि जस्टिस पीडी इनामदार को कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। क्या हुआ इसमें? कुछ नहीं हुआ। 2025 जस्टिस यशवंत वर्मा, जो मैंने अभी आपको बता रहा था, बोरी भरे हुए जो नोट है वो जले हुए मिले, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। उनका ट्रांसफर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो आप सोचिए कि अगर इस तरीका से होगा तो ये समाज के लिए और डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है।
अब देखिए वही है, जिला स्तर से लेकर के हाई कोर्ट तक 36 जज इसमें शामिल पाए गए हैं। ये जो गाजियाबाद भविष्य निधि पीएफ फंड घोटाला जो हुआ है 2008 का, उसमें अब इसमें 36 जज जो है शामिल है। ये एक व्यवस्थित लूट थी और बड़े पैमाने पर जबरन सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट्स और पद से हटाना, ये हुआ और क्या हुआ, कुछ भी नहीं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहती है कि लगभग 45% जो लोग हैं भारत के मानते हैं कि न्यायपालिका जो है वो भ्रष्ट है। जब जज खुद कबूल सच करते हैं, जैसे देखिए भारत में 20% जो जज है वो भ्रष्ट है, ऐसा कहना है जस्टिस एसपी भरूचा यानी कि एक्स सीजेआई रहे हैं यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए लगभग न्यायपालिका का 33% हिस्सा जो है वो भ्रष्ट है, ऐसा कहना किसका है, जस्टिस माइकल सलंदा का। आगे देखिए शराब की बोतलें और पार्टियों से जजों के फैसले प्रभावित होते हैं, ऐसा कहना किसका है, एक्स सीजेआई जस्टिस ES वेंकटरमई, इनका है। आप सोचिए कि जब आपकी संस्था से आए हुए और सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए जो सीजेआई हैं अगर वो ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि बात में कुछ तो सच्चाई है ही। आगे देखना, और देखिए जस्टिस मार्कंडे काटजू 3 पूर्व सीजेआई राजनीतिक दबाव में अनुचित समझौता किए हैं, ऐसा उन्होंने आरोप लगाए थे, और सोचिए वो तो सीजेआई रहे हैं। जस्टिस रंजन गोगोई एक्स सीजेआई, भ्रष्टाचार समाज और न्यायपालिका में जीवन जीने के तरीके यानी कि वे ऑफ लाइफ बन गया है। सोचिए कितना बड़ा आरोप है, ये जस्टिस रंजन गोगोई कह रहे हैं एक्स सीजेआई। जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, न्यायपालिका स्वयं भ्रष्ट है, आज तक एक भी भ्रष्ट जज को सजा नहीं मिली है, ये कहना है किसका, जस्टिस VR कृष्णन का। तो सोचिए ये तो भाई तुम्हारे इंस्टीट्यूशन के लोग हैं, अगर ये कह रहे हैं तो बात में सच्चाई है। क्या हम बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं? एग्जैक्टली देखिए बनाना रिपब्लिक जो है वो दूसरा एक इकोनॉमिक संदर्भ में आता है, लेकिन हम वास्तव में पॉलिटिकल संदर्भ में देखें जो आज एक मॉडर्न टाइम में यूज करते हैं जिस तरीके से बनाना रिपब्लिक, तो सोचिए कि बिल्कुल हम एक बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं, जहां पर जो है जो शक्तिशाली है उसको ही न्याय मिलेगा, शक्तिशाली जो है उसको न्याय का डर ही नहीं है यानी कि सजा मिल सकती है। तो सोचिए कि जहां पर जो है प्रभावशाली जो लोग हैं उन्हीं के लिए जो है कानून है, उनके लिए कोई सजा नहीं है, या वो जो भी करेंगे वो बच निकलेंगे, तो फिर जो है इस तरीका से तो आप कह सकते हैं कि हाँ इंडिया इज अ बनाना रिपब्लिक। सुप्रीम कोर्ट का NCERT लेखक तो माफी मांग लेंगे और साथ ही साथ में जो है अपना जो चैप्टर है वो भी हटा देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जो है अपने इस पर भी सो मोटो लेने की आवश्यकता है। यू कैन रन माय लॉर्ड्स बट यू कैंट बी हाइड, आप भाग सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते, और ये सारे के सारे आंकड़े बताते हैं कि आपको जो है ये कार्य है इनका भी सो मोटो लेना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आज के हमारे जो सीजेआई हैं सूर्यकांत जी वो इन पर बिल्कुल ध्यान देंगे और अपने जो संस्था के अंदर जो है बदलाव करने। अब देखिए VR गवई ने भी बोला था कि देखिए हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें बदलाव की आवश्यकता है, और उन्होंने कॉलेजियम को लेकर के बोला था। देखिए कॉलेजियम अपने आप में एक ऐसी संस्था बन चुकी है कि जो इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है, तो ये होना चाहिए कि आज हमारे जो सीजेआई हैं वो उनके अंदर विल पावर है और वास्तव में वो एक ईमानदार व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है कि वो इस पर ध्यान देंगे और इस पर भी एक सू मोटो लेकर के इस पर भी कार्य करेंगे कि भाई हमारी एक संस्था के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो। तो देखिए फ्रेंड्स आपके जो दोनों प्रश्न थे उनका आंसर देखिए, पहले का था 250 परिवार यानी कि बी आंसर सही है, केवल 250 परिवारों ने ही अब तक जो सुप्रीम कोर्ट में जज भेजे हैं, और दूसरा जो प्रश्न है उसका आंसर है बी यानी कि जस्टिस SP भरूचा, उन्होंने स्वीकार किया था कि 20% जज जो हैं वो भ्रष्ट हैं। तो फ्रेंड्स ये जो लेक्चर था बहुत महत्वपूर्ण था, जो इसने भी ये लेक्चर देखा है मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। इस पर आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में हो या फिर जो भी यूपीएससी के लोग पढ़ा रहे हैं वहां पे इस तरह की डिबेट नहीं दिखेगी, वो भी आपको बचते बचते, ताकि वो आर्टिकल 229 129 और 142 सेकंड सब क्लाउज और न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 से बच सकें, इसलिए वो जो है अलग तरीका की बात करेंगे, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती। मैंने आपके सामने सच्चाई रखी है और माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है वो इसको इसी तरीका से लेगा। यहां पर आलोचना करना या निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं था, बल्कि मेरा उद्देश्य था सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक सच्चाई दिखाना। तो आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।